Good afternoon, dear students. In the previous lecture, we have studied about the different types of payment, mainly rigid and flexible payment. Then, after that, we have studied about the component layers of payment and their functions. In today's lecture, we will discuss about the stresses acting on flexible payment. Right? We have to discuss both the stresses. मतलब दोनों आपका rigid में भी कौन से stresses act कर रहे हैं और flexible payment में भी. लेकिन previous पहले हम पढ़ेंगे stresses acting in flexible payment. सो जो एनालिसिस हुआ अर्ली एनालिसिस जो हुआ कि स्ट्रेसेस एक्टिंग इन फ्लेक्सिबल पेमेंट दैट वाज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ बोजनिस्क. आई होप आपने जो बोजनिस्क वर्क के बारे में आपने जियोटेक में पढ़ा है, राइट? तो बोजनिस्क जिसको कि हम बोजनिस्क का फॉर्मूला किस उसमें यूज होता था, हम डिटरमाइन करते थे स्ट्रेसेस एक्टिंग एट अ पर्टिकुलर डेप्थ बिलो अ सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट लोड, राइट? और डिफरेंट टाइप के लोड की वजह से जितना वर्टिकल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है वो बोजस वर्क की था. तो इसीलिए फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में भी जो अर्लियर स्टडी हुई दैट वाज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ बोजनेस. ठीक है, और जो हमने एज्यूम किया, ठीक है, इसमें हमने एक एजम्पशन लिया इस मेथड में. सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि जो इंटायर पेमेंट है, आपको पता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में डिफरेंट लेयर्स होती है, राइट? तो डिफरेंट लेयर और वो किस में सपोर्टेड होती है? सॉइल सबग्रेड में. लेकिन इस मेथड में हमने इंटायर पहले एनालिसिस किया स्ट्रेसेस का फ्लेक्सिबल पेमेंट में, उसमें हमने एज्यूम किया दैट द पेमेंट एंड द सॉइल सबग्रेड below form a homogeneous single elastic layer with the same value of elastic मॉड्यूलस, राइट? तो इससे आप समझे कि ऑल्दो हमें पता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में डिफरेंट लेयर्स होती है, सबग्रेड के ऊपर आपके 3 लेयर्स और सपोर्टेड होते हैं, लेकिन इस मेथड में हमने एज्यूम किया कि जो पेमेंट और सॉइल सबग्रेड है वो पूरा एक होमोजीनियस सिंगल इलास्टिक लेयर की तरह एक्ट कर रही है और उस पूरे लेयर का जो इलास्टिक मॉड्यूलस है वो सेम है. ऑल्दो हमें पता है कि जो सबग्रेड के ऊपर आपके सबग्रेड है, सपोज इसके ऊपर आपके डिफरेंट लेयर्स हैं, इनमें जो हम मटेरियल यूज करेंगे वो इससे सुपीरियर होगा, यानी उसका जो इलास्टिक मॉडुलस होगा वो सबग्रेड के इलास्टिक मॉडुलस से ज्यादा होगा. लेकिन हमने इस मेथड में जो हम पहले एनालिसिस कर रहे हैं, जिसको कि हम सिंगल लेयर सिस्टम भी कहते हैं, राइट? इस एनालिसिस को कहते हैं सिंगल लेयर सिस्टम. समटाइम्स अगर आपसे पूछा जा सकता है कि सिंगल लेयर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करिए क्वेश्चन को, तो आपको इसी मेथड के थ्रू करना है. तो सिंगल लेयर सिस्टम में हमने एज्यूम किया कि पूरा जो पेमेंट है वो एक सिंगल इलास्टिक लेयर की तरह एक्ट कर रहा है और उसका जो इलास्टिक मॉड्यूलस है वो भी सेम है, जो कि सबग्रेड के इलास्टिक मॉड्यूलस के बराबर है. तो इसी वजह से इस मेथड का जो ड्रॉबैक आ जाता है वो ये आता है कि इस मेथड में हमारा जो डिजाइन होता है वो ओवर डिजाइन हो जाता है. ओवर डिजाइन कैसे होता है? क्योंकि आपको पता है जो ऊपर की सपोर्टिंग लेयर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, उनका सबग्रेड, उनका जो इलास्टिक मॉडुलस होगा वो सबग्रेड के इलास्टिक मॉडुलस से ज्यादा होगा. लेकिन हमने क्या एज्यूम किया है कि वो उसके बराबर ही है. इसका मतलब जब हम डिजाइन करेंगे इस मेथड के थ्रू तो जो हमारी डिजाइनिंग हो जाएगी वो ओवर डिजाइन हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में इनका इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा है, लेकिन हमने एज्यूम किया है कम किया है किसके बराबर? सबग्रेड के इलास्टिक मॉडुलस के बराबर. इसका मतलब जब हमने उसकी जो कैपेसिटी है लोड को रेजिस्ट करने की, उसको हमने कम एज्यूम किया है, ऑल्दो वो ज्यादा है. तो इसलिए जब हम डिजाइनिंग करेंगे सोचते हुए तो वो डिजाइनिंग क्या हो जाएगी? ओवर डिजाइन हो जाएंगी. सो दिस इज वन ऑफ द मेन लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड की इसकी वजह से ओवर डिजाइन हो जाता है हमारा, ठीक है. और इसी वजह से हमारा बाद में एक और सिस्टम आया जिसको हम कहते हैं टू लेयर इलास्टिक थ्योरी, जो कि जिसमें कि हम एज्यूम करते हैं कि सॉइल सबग्रेड एक अलग है और जो ऊपर की लेयर्स हैं वो एक अलग लेयर्स हैं, राइट? वो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तो वो टू लेयर्स थ्योरी आई जिसको जिसको बर्मिस्टर मेथड भी कहते हैं. तो इसीलिए इसके इस ड्रॉबैक की वजह से हमने टू लेयर थ्योरी को लाया गया. तो बट हमें सिंगल लेयर सिस्टम के बारे में भी पढ़ना जरूरी है, तो इसीलिए आपका सिंगल लेयर सिस्टम में हम ये एज्यूम करते हैं. नाउ अब सिंगल लेयर सिस्टम के थ्रू हम हाउ डू वी डिटरमाइन द वर्टिकल स्ट्रेस एक्टिंग एट अ पर्टिकुलर डेप्थ, राइट? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्टिकल. इसमें 2-3 आपके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है. तो सबसे पहले होता है वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन
होमोजीनियस मास। होमोजीनियस मास का मतलब यहाँ से यही है कि जो इंटायर पेमेंट है वो एक सिंगल लेयर ही है, राइट। तो इस केस में आप किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेस कितना एक्ट कर रहा है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, हमने एज्यूम किया कि कोई एक सर्कुलर लोड है, ठीक है, जिसका कि प्रेशर इंटेंसिटी वो स्मॉल पी है, राइट। स्मॉल पी उसका यूनिफॉर्म प्रेशर है। सर्कुलर लोड मतलब हमने व्हील लोड को एज्यूम किया, दैट इज अ सर्कुलर लोड। तो एक सर्कुलर लोड जिसका कि रेडियस है ए, स्मॉल ए, एंड उसकी जो इंटेंसिटी है प्रेशर की वो स्मॉल पी है। तो इफ इट इज एक्टिंग ऑन अ सरफेस, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर डेप्थ जेड, तो एक पर्टिकुलर डेप्थ जेड पे, डेप्थ एट विच stress has to be calculated, has to be कैलकुलेटेड, राइट। तो मतलब किसी सर्कुलर लोड की वजह से जिसका कि रेडियस ए है, राइट, और जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है स्मॉल पी, तो किसी एक पर्टिकुलर डेप्थ जेड पे बिलो द सरफेस कितना स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा जेड इक्वल्स टू पी इंटू 1 माइनस जेड क्यूब अपॉन a square plus z square to the power 3/2, right? So this is the formula to calculate the vertical stress in a homogeneous mass system. यहाँ पे जो आपका p टर्म है वो यूनिफॉर्म प्रेशर है, z है जिस डेप्थ पे आप स्ट्रेस को कैलकुलेट कर रहे हैं, और स्मॉल a है आपका जो रेडियस है उस सर्कुलर लोड का, राइट। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन होमोजीनियस मास। इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डेटा गिवन है और आपको पूछ रहा है कि इतने डेप्थ पे कितना स्ट्रेस एक्ट करेगा यूजिंग सिंगल लेयर सिस्टम, तो आप इसी फॉर्मूले के थ्रू स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे। नाउ यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द वर्टिकल डिफ्लेक्शन इन अंडर अ पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर डेप्थ इन दिस होमोजीनियस मास सिस्टम ऑल्सो, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड चीज जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो होता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन इन होमोजीनियस मास। ये तो अभी आपने स्ट्रेस कैलकुलेट किया। अब अगर आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है कि कितना डिफ्लेक्शन एक्ट करेगा स्ट्रेस की, सॉरी कितना डिफ्लेक्शन आएगा पेमेंट में इस स्ट्रेस की वजह से, तो दैट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला 3pa² अपॉन 2e a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर 1/2, राइट। तो इस टर्म में आपका सारे टर्म्स वही हैं। p आपका प्रेशर है, a है रेडियस ऑफ सर्कुलर लोड, z है आपका जिस डेप्थ पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, और e जो है वो आपका है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सबग्रेड, क्योंकि हमने एज्यूम किया कि इंटायर पेमेंट का जो इलास्टिक मॉडुलस है वो सबग्रेड के ही बराबर है, तो इसीलिए e जो है यहाँ पे आपका इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सबग्रेड है। तो इस तरीके से आप डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं एट ए पर्टिकुलर डेप्थ की कितना डिफ्लेक्शन आया होगा पेमेंट में ड्यू टू दिस लोड। नाउ अगर आप ये डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर ले रहे हैं तो उसी के हेल्प के थ्रू आप थिकनेस ऑफ पेमेंट भी डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग सिंगल लेयर सिस्टम, ठीक है, थिकनेस ऑफ पेमेंट। क्योंकि समटाइम्स ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि ऑल्सो कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द पेमेंट अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। तो जो थिकनेस का फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका z इक्वल्स टू 3p/2 पाई e डेल्टा इसका होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द पावर होल हाफ, होल में पावर है हाफ। तो ये बनता है हमारा थिकनेस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला। कि सपोज आपको कभी थिकनेस भी पूछी जा सकती है, तो जब वंस यू हैव कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, बाकी वैल्यूज आपको नोन होंगी, ठीक है। और यहाँ पे p जो होगा आपका वो होगा आपका डिजाइन व्हील लोड, ठीक है। तो इसके p इज इक्वल्स टू डिजाइन, इसको लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये प्रेशर इंटेंसिटी नहीं है, कैपिटल पी है, तो दिस इज योर डिजाइन व्हील लोड, राइट। तो 3p/2 पाई ई डेल्टा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए यहाँ पे आपका वही है रेडियस ऑफ सर्कुलर लोड। इसके थ्रू आप जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, तो वो आपको मिल जाएगा थिकनेस ऑफ पेमेंट। तो ये था हमारा सिंगल लेयर मास सिस्टम, मतलब जिसमें हमने जो हमारा फर्स्ट अप्रोच है स्ट्रेसेस को डिटरमाइन करने का फ्लेक्सिबल पेमेंट में, वो बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ बोजिस था। और उसमें हमने एज्यूम किया था कि जो हमारा ये होता है पेमेंट होता है वो एक, उसमें डिफरेंट लेयर्स नहीं होती, इनफैक्ट वो एक सिंगल इलास्टिक लेयर है जिसका कि इलास्टिक मॉड्यूलस सेम है, राइट। और उसी के थ्रू फिर हमने इसके डिफरेंट फॉर्मूले उसमें आए आपके, जो कि आपको ये 3 मेन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला है वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करने का, दूसरा फॉर्मूला है वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने का, और तीसरा है थिकनेस ऑफ पेमेंट कैलकुलेट करने का। So let's now solve a question based on this method. So the question is like this: a flexible pavement of thickness 48 centimeters is laid over a subgrade. A circular load of radius 16 centimeter with uniform contact pressure of 6.5 kg per centimeter square is applied.
Assuming homogeneous single elastic layer, determine the deflection of pavement under the center of load. Assume elastic modulus of subgrade as 900 kg per centimeter square. राइट तो अब इस क्वेश्चन में आपको उसने पूछा है कि डिफ्लेक्शन डिटरमाइन करना है, ठीक है, पेवमेंट का, और एज्यूम करना है हमने होमोजीनियस सिंगल इलास्टिक लेयर, ठीक है। इसका मतलब हमने सिंगल लेयर सिस्टम जो भी पढ़ा है उसके थ्रू हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि आपको एज्यूम करना है कि सिंगल लेयर है, तो इसका मतलब ये पहला वाला ही जो अप्रोच है, फर्स्ट अप्रोच, उससे हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है 3pa² अपॉन 2e² प्लस z² टू द पावर हाफ, राइट। अब आपको वैल्यू सारी डेटा गिवन है, जो आपको p गिवन है, स्मॉल p, वो गिवन है आपका प्रेशर इंटेंसिटी, वो है 6.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आपको जो a गिवन है दैट इज रेडियस ऑफ लोड, दैट इज 16 सेंटीमीटर। फिर आपको e जो गिवन है मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड, वो है 900 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इस क्वेश्चन में आप समझ रहे होंगे कि z तो होता था कि डेप्थ एट विच या तो हमें स्ट्रेस निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है, तो z गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे z आपका थिकनेस ऑफ पेमेंट ही है 48 सेंटीमीटर, बिकॉज आपको क्या पूछ रहा है कि डिफ्लेक्शन निकालना है पेमेंट का। तो ऑब्वियसली अगर पेमेंट हमारे ये है जिसकी डेप्थ है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। अब डिफ्लेक्ट होके ये नीचे ही को आपका डिफ्लेक्ट होगा, राइट, तो ये जो डिफ्लेक्शन ऐसे आएगा वो पेमेंट के नीचे ही आएगा। अब हमने आपको क्वेश्चन में बताया था कि z इज द डेप्थ बिलो द लोड एट विच आपको या तो स्ट्रेस कैलकुलेट करना है या डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली लोड आपका यहाँ सरफेस पे लगेगा, तो उसके नीचे डेप्थ कितनी है, वो थिकनेस ऑफ पेमेंट के बराबर ही है, क्योंकि डिफ्लेक्ट आपका यहीं से होगा, तो थिकनेस ऑफ पेमेंट के बराबर ही हमारी डेप्थ है। तो दैट इज वाई इस क्वेश्चन में जो z होगा दैट इज 48 सेंटीमीटर। तो जब आप ये सारी वैल्यूज इस क्वेश्चन में रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो उसका वैल्यू जो आपका आएगा डिफ्लेक्शन का दैट विल कम एज 0.0573 सेंटीमीटर, राइट। ऐसे इस क्वेश्चन में अगर उसने वर्टिकल स्ट्रेस पूछा होता है कि वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो अगेन आप वर्टिकल स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज करेंगे, और उसमें जो जो वैल्यूज है वो सारी आपको गिवन है क्वेश्चन में, उसके थ्रू आप वर्टिकल स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, बट इसमें हमने अभी डिफ्लेक्शन ही कैलकुलेट किया है, और इसी, ठीक है, राइट। तो ये था आपका this is one of the example of calculating deflection through this method. So this was all about your single elastic layer system। बहुत ही सिंपल सिस्टम है, क्योंकि इसमें हमने इंटायर पेमेंट को एक सिंगल लेयर ही एज्यूम कर लिया है, और इसके थ्रू आपके 3 फॉर्मुलेज बनते हैं which you must know, right? If there is any doubt in this formula या in this method, so you may ask me. Thank you.